आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एपिस्टैक्सिस। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लड सप्लाई ऑफ नेजल सेप्टम क्या है। तो डायग्राम में फोकस करते हैं। जो हमारा नेजल सेप्टम है उसको ब्लड सप्लाई थ्रू द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी मिलती हैं। ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पे अगर हम फोकस करें तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच है उससे दो ब्रांचेस सप्लाई करती हैं नेजल सेप्टम को, एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी और पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी। ठीक। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेस सप्लाई करती हैं? दो डायरेक्ट ब्रांचेस, मैक्सिलरी आर्टरी एंड फेशियल आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी की फिर फर्दर स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी सप्लाई करती है नेजल सेप्टम को, और फेशियल आर्टरी की सुपीरियर लेबल आर्टरी की सटल ब्रांचेस सप्लाई करती हैं। ठीक। तो अगर हम इसको यहाँ पे रिकैप करें तो कौन कौन सी सप्लाई कर रही है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जिसमें से ग्रेटर कंट्रीब्यूशन जो है वो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का। ठीक। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ऑप्थेल्मिक आर्टरी दो ब्रांचेस दे रही हैं, एंटीरियर एथमोइडल और पोस्टीरियर एथमोइडल। ठीक। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की दो डायरेक्ट ब्रांचेस थी, क्या? मैक्सिलरी आर्टरी और फेशियल आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी कौन कौन सी ब्रांचेस दे रही है? स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। फेशियल की जो सप्लाई कर रही है वो है सुपीरियर लेबियल आर्टरी की फर्दर सेप्टल ब्रांचेस। अच्छा, एपिस्टैक्सिस पे अपना डिस्कशन कंटिन्यू करने से पहले अगर हम डायग्राम पे दोबारा फोकस करें तो सेप्टम के एंटेरो इंफीरियर पार्ट पे एक एरिया हाईलाइटेड है जिसको लिटिल्स एरिया के नाम से जानते हैं। तो क्या है इस एरिया में कि जो हमारी मेन आर्टरीज हैं, चार जो हमारी मेन आर्टरीज कौन कौन सी? एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी और सुपीरियर लेबल आर्टरी यहाँ पे आके एनास्टमोस करती हैं। ठीक है। और एक प्लेक्सिस बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं किसलबैक प्लेक्सिस। किसलबैक प्लेक्सिस। जो एपिस्टैक्सिस में जो हमारा प्लेक्सिस इन्वॉल्व होती है वो किसलबैक प्लेक्सिस होती है, और जो मेजर कंट्रीब्यूशन आता है इस किसलबैक प्लेक्सिस में वो थ्रू स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी आता है। ठीक है। अभी ये जो हमने ब्रांचेस यहाँ पे पूरा इतना टाइम जो हमने दिया है इसको लिख के देखने का, इसका एक रोल है जब हम मैनेजमेंट देखेंगे उसमें आएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोबारा अपने डिस्कशन पे एपिस्टैक्सिस के। तो एपिस्टैक्सिस का जो साइट है, मोस्ट कॉमन साइट क्या है? चिल्ड्रन और यंग एडल्ट में लिटिल्स एरिया है, और एडल्ट में जो हमें एपिस्टैक्सिस देखने मिलती है मेनली वो होती है पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? बच्चों में है ट्रॉमा, वो भी मेनली नोज पिकिंग के दौरान हो सकता है नील से ट्रॉमा स्क्रैच हो जाए, उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। और एडल्ट्स में इडियोपैथिक है कॉज। मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन से इन्वॉल्व है? अभी हमने डिस्कस किया कि जो स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी है किसकी ब्रांच है? मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, जो कि डायरेक्ट ब्रांच है किसकी? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी हमारी मेन आर्टरी इन्वॉल्व है। एंटीरियर और पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस दोनों में ही जो हमारी स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी है इट इज़ द मेन आर्टरी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर किसी भी पेशेंट को रिकरेंट एपिस्टैक्सिस हो रहा है, बार बार रिकरेंट एपिस्टैक्सिस की हिस्ट्री है, और ही इज़ अ यंग मेल,
तो आपको उस पर एंजियोफाइब्रोमा रूल आउट करना होगा। अब एंजियोफाइब्रोमा क्या है? एंजियोफाइब्रोमा इज द मोस्ट कॉमन benign tumor of nasopharynx। ठीक है, इसको जुवेनाइल नेजल एंजियोफाइब्रोमा बोलते हैं। तो ये होता क्यों है? क्योंकि फर्स्ट आर्च फर्स्ट फेरेंजियल आर्च आर्टरी रेमिनेंट रह जाती है। तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, अब यहाँ पे हमने क्या बात की? यंग मेल की बात की है ना। तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एंड्रोजन क्या है? ये प्रोलिफरेट करने लगती है। ठीक है, और ये नेजल कैविटी में आ जाती है और इसका कोई भी मस्कुलर कोट नहीं होता, कोई भी कैप्सुलर कोट नहीं होता, बहुत ही फ्रेजाइल होती है। तो बार बार इसमें इंजरी या ट्रॉमा या प्रेशर बढ़ने के कारण या किसी भी अदर रीज़न की वजह से इसमें से ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि रिकरेंट एपिस्टेक्सिस का कॉज बनती है। ठीक है, इसको फर्दर हम और किसी और वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपने एपिस्टेक्सिस के डिस्कशन पे आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि अगर किसी पेशेंट को नॉर्मली भी किसी पेशेंट को अगर नाक में से खून आ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि अपनी नाक पिंच करके अपने उंगलियों के बीच में और आगे की तरफ बेंड कर जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हिप्पोक्रेटिक या ट्रॉटर्स मेथड बोलते हैं। ठीक है, क्या है? पिंच द नोज एंड सिट बेंडिंग फॉरवर्ड, वही हमने जो बात की। अगर इसके बाद भी हमारी ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है तो हम सेकेंड स्टेप जो करते हैं क्या है वो? एंडोस्कोपिक गॉट्री गॉट्री कर देते हैं। एंडोस्कोपिक गॉट्री में सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ होता है और बाइपोलर गॉट्री करते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद भी हमारी ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है तो थर्ड स्टेप क्या है हमारा? एंटीरियर नेजल पैकिंग। एंटीरियर नेजल पैकिंग में क्या है? चाहे रिबन गॉज से कर दिया जाए या मीरोसील पैक या स्पॉन्ज से। अगर इसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही है तो हम एक बार, हो सकता है पॉसिबल कि एंटीरियर एपिस ना हो कि वो एक पोस्टीरियर एपिस हो, तो पोस्टीरियर नेजल पैकिंग कर देते हैं यूजिंग फोलीस कैथेटर फोलीस कैथेटर यूज करके नेजल पैकिंग करते हैं। अगर इसके बाद भी हमारी ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो हम पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं और प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक कवरेज देते हैं। और फिर जो हमारा मेन स्टेप आता है ये सब करने के बाद, वो आता है लाइगेशन। सिक्वेंशली एक एक करके जो हमारी एपिस्टैक्सिस में आर्टरी इन्वॉल्व होती है उनको लाइगेट करते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि ये जो हमने इतना टाइम दिया है समझने में कौन कौन सी ब्रांचेस कहाँ से आ रही हैं, किसकी ब्रांच है जो नेजल सेप्टम को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, अब उसका रोल आएगा कि सबसे पहले जो हमारी जो सबसे मेन आर्टरी थी जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही थी एंटीरियर या पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस में, कौन सी थी वो? स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी थी। तो सबसे पहले हम स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी को ही लाइगेट करते हैं। तो क्या बोल रहा है? टेस्पाल, ट्रांस नेजल एंडोस्कोपिक स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी लाइगेशन कहाँ होता है? स्फीनोपेलेटाइन फोरामेन में। ठीक, तो मिडिल टर्बिनेट के 1 सेंटीमीटर पीछे हमारी स्फीनोपेलेटाइन फोरामेन होता है। ठीक है, वहाँ पे हम स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी को लाइगेट करते हैं। ठीक, उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू रहे फिर किसको लाइगेट करते हैं? मैक्सिलरी आर्टरी को लाइगेट करते हैं। हमें पता है स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी किसकी ब्रांच है? मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच। उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू रही तो फिर किसको लाइगेट करते हैं? फिर हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को लाइगेट करते हैं, क्योंकि एक मैक्सिलरी आर्टरी इज डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अगर ये सब करने के बाद भी हमारा ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है तब हम गेस करेंगे या जो आगे आर्टरी हम लाइगेट करेंगे वो होगी एंटीरियर थमोइडल आर्टरी, क्योंकि ये ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, एंड दिस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स इन केसेस प्लेक्सिस। जो आर्टरी कंट्रीब्यूट नहीं करती वो हमारी है पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी। ठीक, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जब हम मैक्सिलरी आर्टरी लाइगेशन कर रहे हैं तो साइट क्या है उसका? उसका वही सेम स्फीनोपेलेटाइन या टेरिकोपेलेटाइन फोसा। अब देखने वाली बात यह है जो स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी को लाइगेट करते हैं वो हम एट द लेवल ऑफ स्फीनोपेलेटाइन फोरामेन करते हैं। ठीक है, अब जब इस स्फीनोपेलेटाइन फोरामेन के थ्रू हम और अंदर की तरफ बढ़ेंगे
तब आएगा स्फीलोपैल्टाइन फोसा, जहाँ पे हम मैक्सिलरी आर्टरी को लाइगेट करते हैं। अप्रोच क्या क्या हो सकते हैं? एंडोस्कोपिक अप्रोच हो सकता है या कडवेल ल्यूक प्रोसीजर, जिसमें हम सब लेबियल इंसिजन देके अप्रोच करते हैं।